फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में। देखिए, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, जैसे रॉकी माउंटेन्स है, हिल्स हैं, आइस ग्लेशियर्स है, सैंडी बीचेस हैं। ये सारे के सारे सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। तो हमारे आसपास आपको पता ही है, जो भी ठोस चीजें हैं सबकी सब सॉलिड्स हैं। लिक्विड के कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, तरल चीजें, रिवर्स, लेक्स, सी, ओशियंस, ऑल आर फिल्ड विद वाटर एंड दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स। गैसेस की हम लोग अगर बात करें, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। वी ऑल नो दैट द ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ऑल आर कंसिस्ट ऑफ गैसेस। सॉलिड्स की हम लोग अगर बात करें तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर few 11 एलिमेंट्स आर द गैसेस, few आर द लिक्विड्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर द सॉलिड्स। सो हम लोग हमारे पीरियोडिक टेबल में अधिकतर पूरा सॉलिड्स ही हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। The properties of solids are mainly depend on the nature of two things. One is the constituent particles, another the binding forces acting between these constituent particles. सो अगर हम लोग गैसेस और लिक्विड्स के अंदर एक कॉमन चीज देखें तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि गैसेस और लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइड्स होते हैं हमारे, गैसेस एंड लिक्विड्स हैं। वाइल जब भी हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स को हम लोग रिजिड बोलते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। ऐसा क्या है, वाई डू ऑल द लिक्विड एंड गैसेस पजेस फ्लूइडिटी एंड वाई डू ऑल सॉलिड पजेस रिजिडिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो हम लोग अगर गैसेस एंड लिक्विड के अगर एग्जांपल्स देखें तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली हियर। सो गैसेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, लिक्विड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, दे आर फ्री टू मूव। व्हाइल इन द सॉलिड स्टेट्स वी सी दैट all the constituent particles have the fixed position and they only oscillates about their mean position. So solids possesses definite shape and definite volume. So due to this, solids are known as rigid and they have the property of rigidity. Matter, we always classify the matter in the three categories. One is solid, liquid and gases. But whether a substance exists as a solid, liquid or gas, that depends on the net effect of two main opposing forces, two main opposing factors or two main opposing tendencies. The one is the interparticle attractive forces and another one is the thermal energy. So let's see here the interparticle attractive forces between the constituent particle of a solids. Here it is an example of solids. ये आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये solids हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से पास हैं, तो इनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। और थर्मल एनर्जी की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग थर्मल एनर्जी देखेंगे कि जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो एनर्जी पजेस करते हैं पार्टिकल्स टेम्परेचर के कारण, उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। सो थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the constituent particles due to the temperature. As the temperature increase, the thermal energy also increase. So thermal energy and temperatures are प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हम यहां पर देखें कि अगर किसी मैटर में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये आपका गैसियस स्टेट के अंदर आपका जो एग्जिस्ट करेगा आपका मैटर। हम लोग देखेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल एनर्जी दोनों बराबर मात्रा में, ना ही बहुत दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वाइल अगर हम लोग देखें कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत कम है, दोनों के अंदर हम लोग दोनों फैक्टर्स को देखते हुए चल रहे हैं, तो देखिए जैसे ही इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ा, ये सारे जितने दूर दूर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे ये पास आ गए। थर्मल एनर्जी कम है इसलिए ये क्या करेंगे, इनके अंदर फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा एज अ सॉलिड्स। सो सॉलिड स्टेट वो होगी जहां पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी कम होगी। So by these three differences we can differentiate in which state our matter exists. अगर एग्जांपल हम लोग डायमंड और ग्लासेस का यहाँ लें तो डायमंड और ग्लासेस के एग्जांपल में हम लोग देखें कि डायमंड में आप लोग जानते हैं कि हर कार्बन अपने आसपास 4 दूसरे कार्बनों से घिरा हुआ होता है और सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली फैशन इन डायमंड, व्हाइल इन ग्लास पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन द orderly as fashion, the particles are disorganized. हम लोग यहाँ पर ग्लासेस में देख रहे हैं। So diamond is an example of crystalline solids while the glass is an example of amorphous solids.
यहाँ पर हम लोग देखें कि इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सच एज एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न्स फॉर लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब कितना ही दूर तक आप चले जाएं, भले ये रूम जितना क्रिस्टल है, आप जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे वही प्रॉपर्टीज आपको आगे होल क्रिस्टल में मिलने वाली है। इसलिए हम लोग ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिफरेंस जब एमॉर्फस से करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड द पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। Regular patterns of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal, so we can say they have long range order. Examples of crystalline solids are NaCl, NaCl हमारा साधारण टेबल नमक, डायमंड सॉलिड आयोडीन्स, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्स, iron, these all are the example of crystalline solids. While in amorphous solids में हम लोग देखें the arrangement of particles मीन टू से एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, ये ऑर्डरली फैशन में अरेंज नहीं होगा, इज इन एमॉर्फस सॉलिड इज नॉट इन अ ऑर्डरली फैशन अरेंजमेंट। टाइनी ऑर्डरली अरेंज पोर्शंस इन बिटवीन नॉन ऑर्डरली स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन हियर। हाँ, हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे ये अरेंज है, पर ये होल नहीं अरेंज हो सकता। ओवरऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द एमॉर्फस सॉलिड्स इज डिस्टॉर्टेड। तो हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ओवरऑल अरेंजमेंट डिस्टॉर्टेड होता है। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। अगर हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर बात करें या हम लोग ग्लासेस देखें, हमारे घर के भी हम लोग ग्लास देखेंगे तो हमारा ग्लासेस आर थिन फ्रॉम द टॉप एंड थिक फ्रॉम द बॉटम। इस तरह से ऊपर से थिन होता है, नीचे से ब्रॉड हो जाता है। उसका कारण है कि on the top of the window they are thin and on the bottom of the window they are thicker because molecules flow down due to the gravity. Glasses particles जो है ऊपर ग्रेविटी के फोर्स के कारण नीचे नीचे बढ़ रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये नीचे बढ़ने के कारण हम लोग देखते हैं कि नीचे ये क्या होता है, नीचे से ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है। ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड to flow like a liquid, amorphous solids are also called as super cooled liquids or pseudo solids. Pseudo solids mean to say नकली solids हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो सो डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम इन प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं, हम वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर हम लोग करें तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको यहाँ दिख रहा था। अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एवरी पोर्शन इज सेम। ड्यू टू दिस एवरी पोर्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट एट सेम टेम्परेचर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। पर हम लोग ये देखें कि आप अगर इसको इस एमॉर्फस सॉलिड्स को अगर हम लोग 4 टुकड़े करें तो सारा का सारा पोर्शन कोई भी मैच नहीं करता है, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो कुछ 105 पे। सो मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो दे एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और हम लोग ये एक डिफरेंस आपका एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो केवल आपको ए से बी आने पर केवल ब्लू 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 तरह के क्रिस्टल्स या हम लोग बोले कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आपके सामने आ रहा है। अगर हम लोग इस तरह से जाएं सी टू डी जाएं तो हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट आ रहा है, ब्लू रेड। सो विद द हेल्प ऑफ नाउ एफ और ई अगर हम लोग देखें एफ टू ई तो हमको क्या दिख रहा है, रेड ब्लू रेड इस तरह का। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर एज कंपेयर टू सी डी। So due to the difference in the arrangement of particles in different direction, physical properties like electrical resistance, refractive index and thermal expansion are not same in all the direction. So crystalline solids are anisotropic in nature, have different value when you measure in different directions. But as we see in the amorphous solid, they are isotropic in nature. Isotropics मतलब हर डायरेक्शन के अंदर इनके प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। आप ए से बी आ जाएं, सी से डी आ जाएं, E से F आ जाए, the arrangement is completely irregular. So physical properties like electrical resistance, refractive index and thermal expansion have negligible variation in different direction. इनके अंदर अंतर नहीं देखने को मिलता। क्लीवेज की अगर हम लोग बात करें कि when we cut the amorphous and crystalline solid with a sharp object, we see crystalline solids give a clean and smooth cleavage. अगर आप इसको कट करेंगे, वाइल अगर जब एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग अगर कट करते हैं तो ये एब्रेसिवली कट होगा, वी गेट इरेगुलर सरफेसेस। सो क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइंस आर स्मूथ वाइल
एमॉर्फस आर। अगर हम लोग किसी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात करें तो ये देखिए आपके सामने एक ये क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इट्स रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका रिपीटिंग हमको पैटर्न देखने को मिलेगा। जब भी इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग अगर पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं तो हमको क्रिस्टल लैटिस मिलता है। सो व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल आर रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट वी गेट द क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस इज अ 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये जो हर पॉइंट है ये डायग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है आप लोगों के सामने। सो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस के अगर हम लोग देखें 3D अरेंजमेंट देखें 3D डायमेंशंस अगर लैटिस के देखें तो 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस हमको पता है। और ये जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्रेवाइस उसने ये बताया था, इसलिए इन 14 अरेंजमेंट्स को 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस को ब्रेवाइस लैटिस कहा जाता है। इनको ब्रेवाइस लैटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस हम लोगों के सामने है, ये दिख रहा है 3D में। हर जो पॉइंट है जो कंस्टिट्यूएंट पॉइंट है जिनको हमने एक पॉइंट से रिप्लेस किया था ये लैटिस पॉइंट कहलाता है या लैटिस साइट कहलाता है। सो देयर इज नो सच अ डिफरेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट एंड लैटिस साइट्स, बोथ आर सेम। जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्रिस्टल को हम लोगों ने पॉइंट से रिप्लेस किया वो लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। दिस लैटिस पॉइंट्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ये एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या ये आयन्स भी हो सकते हैं। अब हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। हम लोग अगर बेसिक एक देखें यहाँ पर तो इस पूरे हम देखें कि यहाँ पर एक कॉमन क्यूब्स आप लोगों को दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक जैसा ये क्यूब आप लोगों के सामने शोन है, इसी तरह के क्यूब जो है आगे पीछे ऊपर नीचे इन्हीं की रिपीटिंग से, इसी एक तरह के क्यूब की रिपीटिंग से ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमको मिला है। सो ये ब्लू कलर से जो एक क्यूब दिख रहा है हमको, इसी के रिपीटिंग नेचर के कारण हमको ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिला है। सो इस पर्टिकुलर एक छोटे से क्यूब को हम लोग यूनिट सेल कह सकते हैं। और इस यूनिट सेल के अंदर पूरी एंटायर प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल लैटिस में देखने को मिलती है वो सारी प्रॉपर्टीज हमको इस यूनिट सेल में देखने को मिलेगी। सो हम लोग अगर बात करें तो ये यूनिट सेल जो है इनके अंदर बेसिकली 3 एजेस होंगी जिसको हम लोगों ने A, B, C से डिनोट किया। ये वही है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर 3 एजेस हैं इसकी। तो 3 तो इसकी एजेस और साथ ही यहाँ पर 3 कॉमन इनके एंगल्स। सो यूनिट सेल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली 3 एजेस हम लोगों को मिलेंगी, साथ में ही 3 एंगल्स मिलेंगे। एक एंगल्स आपके BC के बीच में, एक AB के बीच में और एक AC के बीच में मिलेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर अगर इनको नाम भी देना चाहें तो हम लोग इनको नाम दे सकते हैं। BC के बीच वाले एंगल्स को हमने अल्फा एंगल बोला, जैसे AC के बीच वाले को बीटा बोला एंड AB एजेस के बीच वाले एंगल को हम लोगों ने गामा बोला। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट सेल के अंदर 6 पॉसिबल चीजें हमको दिखती हैं कि हम लोग को यहाँ पर 3 तो एजेस एंड 3 यहाँ पर हम लोगों को एंगल्स मिलते हैं। सो ये कॉमन नहीं है कि जैसे ये यूनिट सेल है तो इसके अंदर हम लोगों को दिख रहा है कि A, B एंड C ऑल द 3 एजेस आर सेम, पर ये जरूरी नहीं हो कि ये सारी की सारी जो एजेस हैं ये सेम ही होंगी या ये अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इस यूनिट सेल के अंदर हमको सारे के सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर 90 डिग्री हियर्स। बट जरूरी नहीं है कि ये हर जो क्रिस्टल लैटिस सेम ही होगा, इसलिए बेसिकली ये 7 तरह के डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाते हैं, जिसमें से एक होगा क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा होगा टेट्रागोनल यूनिट सेल्स, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल्स, चौथा है हमारा रोम्बोहाइड्रल यूनिट सेल्स, पांचवा है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, छठा जो है हमारा ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। सो ये बेसिकली और 7वां हमारा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल्स। सो बेसिकली एक क्रिस्टल लैटिस ये 7 तरह के अरेंजमेंट्स बनाता है और इन 7 तरह के अरेंजमेंट्स को हम लोग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर कंपटीशन माइंडसेट की वजह से भी बात करें तो JEE 2006 के अंदर भी इसमें मैट्रिक्स मैच इसमें पूछा गया है।
तो हम लोग अगर क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। क्यूबिक जो होगा उसके अंदर एक्सियल डिस्टेंस जो है वो ए बी एंड सी तीनों बराबर होगी। एक्सियल एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो अल्फा बीटा गामा ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट crystal systems are NaCl, KCl, diamonds, copper, CaO. While in tetragonal, we see that two sides are equal to each other, but the third one is not equal to each other. It means to say A is equals to B, but A is not equal to C here. And all the angles are 90 degree here. Alpha is equals to beta is equals to gamma, and it is 90 degrees. So examples of the tetragonals are Whiting, SnO2, TiO2, NH4Br. Now in orthorhombic, all the three sides are not equal to each other, but all the angles are equal to each other, that is are of 90 degree here. So examples of the orthorhombics are rhombic sulfur, BSO4, KNO3. अब अगर हम लोग रोम्बोहाइड्रल की बात करें तो ए बी सी तीनों की तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होंगी। अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री का होगा। इसके एग्जांपल्स जो है कैल्साइट्स है, NaNO3, आइस। सो ये पूरी टेबल इसी तरह से आपको याद करनी है। ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। 2006 में जेई के अंदर मैट्रिक्स मैच इस टेबल के ऊपर पूछा गया है। सो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये याद करना। मैं आपको एक ट्रिक इसकी और बता दूंगा इसको याद करने की मेरे अगले वीडियो में। अब स्टूडेंट्स हम लोगों के सामने है टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स। So based on the position of the constituent particles in the unit cell are broadly classified into the first is the primitive unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वही होंगे जिनके आसपास केवल हम लोगों को हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मिलेंगे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, when constituent particles are present only on the corner positions of unit cell, it is called as primitive unit cells and denoted by P letter. यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हैं, इसलिए प्रिमिटिव है, इसको पी से हम लोग डिनोट करेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशंस बट ऑल्सो एट सम अदर पोजीशन विद इन द क्रिस्टल के अंदर और कहीं पर भी, देन दैट सेल्स इज नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल. So these are the basically primitive and centered unit cell. Center unit cells are now further classified into, center unit cells को भी हम लोग classify कर सकते हैं. First one is the body center unit cell and the face center unit cell and end center unit cell. तीन तरह से हम लोग centered unit cell को differentiate कर सकते हैं. सेंटर्स में अगर जैसे सामने दिख रहा है ये एक बॉडी सेंटर का एग्जांपल है. इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इन एडिशन टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर पोजीशन. बॉडी सेंटर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रिमिटिव क्योंकि कॉर्नर वाले होते हैं, पर यहाँ पर एक जो है वो बीच में भी है, इसलिए यहाँ पर इसको हम आई से डिनोट करते हैं सेंटर यूनिट सेल को. फेस सेंटर यूनिट सेल की हम लोग बात करें कि प्रिमिटिव तो वो होंगे जिन पे कॉर्नर पे हैं, पर कॉर्नर के साथ साथ जब हम लोग फेसेस में भी देखेंगे, अगर इस यूनिट सेल्स की बात करें तो इसके अंदर 6 फेसेस हैं और इन 6 फेसेस के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं कि हर फेसेस पे भी हमको अगर यहाँ पर भी हम लोगों को अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे. इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं.